डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जो आपका एनटीए का टेस्ट नंबर 13 है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, जो आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यहाँ पर आपको एक एल्काइन दी हुई है 2 कार्बन की, और सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपको इसकी रिएक्शन करानी है HgSO4 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपको पता है कि इसमें एल्काइन क्या करती है, एल्काइन की आपकी हाइड्रेशन रिएक्शन प्रोसीड करती है और यहाँ पर आपका जो एक कार्बोकैटायन है वो जनरेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका रूल फॉलो होता है इस रिएक्शन में मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हैं। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि जो आपका H पॉजिटिव आयन है या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड जो स्पीशीज है वो वहां पर जाएगी जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। राइट, यही कहता है आपका मार्कोनिकोफ रूल। तो अगर आप इस कंपाउंड में देखें तो कहीं आप सोचेंगे कि मैडम यहाँ पे तो हमें किसी रूल की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपको किसी रूल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्बन क्या हैं, आपके इक्विवेलेंट हैं। आप कहीं पर भी हाइड्रोजन को अटैच कीजिए और कहीं पर भी OH को भी अटैच कीजिए, बट ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार आपको पेपर में ऐसा ही कंपाउंड मिलेगा। राइट, हो सकता है कि आपको डिफरेंट कंपाउंड मिल जाए तो आप मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे, बट एक केस ऐसा भी तो आ सकता है ना कि जहां पर जैसे दोनों तरफ हाइड्रोजन इक्वल थे, इस टाइप का जब केस आए तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है वो किसकी ज़्यादा स्टेबल है, जिधर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगी। क्योंकि मार्कोनिकोफ रूल ने इनडायरेक्टली तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए एक रूल दिया कि जहां पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रही है वो कंपाउंड आपका स्टेबल बनेगा। राइट, तो चलिए अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए तो आपने सिंपली देखा कि आपको किसी भी तरफ H और OH हम अटैच कर सकते हैं, बिकॉज हाइड्रेशन में क्या होता है, आपका एक तरफ हाइड्रोजन जाकर के अटैच होता है और एक तरफ आपका OH ग्रुप अटैच होता है। तो मान लीजिए ये मैंने लिखा आपका CH2, तो एक डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा, ये रहेगा डबल बॉन्ड CH और ये आ गया आपका OH। ये जो फॉर्म बनी है ये आपकी कौन सी फॉर्म है, इनॉल। एंड आपको पता है कि जो आपकी इनॉल फॉर्म है वो इजीली कीटो फॉर्म में क्या हो जाएगी, टोटोमराइज हो जाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे कि टोटोमराइजेशन कैसे होती है तो मैं इस ग्रुप को थोड़ा इस टाइप से ओपन अप करके लिखते हैं। ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और जो ये आपका हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे जा करके मूव कर जाती है। तो मतलब कि ये बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपका एक एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बना उसकी रिएक्शन आपको डाइल्यूट NaOH के साथ करनी है और उसके बाद उसको हीट करना है। तो सिंपल सी बात है, जब एल्डिहाइड्स की रिएक्शन आप एक बेस के साथ करते हो तो वो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है। अब देखिए, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इस कंपाउंड में, क्योंकि एक ही आपका अल्फा हाइड्रोजन है। राइट, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप अगर कीटो होता तो तब भी सोचते कि इस तरफ का अल्फा हाइड्रोजन या फिर इस साइड का अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से प्रोसीड होगी आपकी। देखिए, यह है आपका एल्डिहाइड। तो सबसे पहले जो आपका बेस है वो इसके एक मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, अपनी कार्बन आयन को जनरेट करेगा। तो ये बन गई यहाँ पे आपकी कार्बन आयन O नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके साथ आपकी रिएक्शन होने वाली है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन आयन क्या करेगा, ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका CH3CH। अब ये आएगा, वैसे तो आपका O नेगेटिव आएगा, देन ये आपका प्रोटोनेट हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपका लिख रही हूँ OH, देन आ रहा है आपका CH2 एंड उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे आपका CHO। ठीक है, लास्ट में इन्होंने उसके बाद बोला कि आपको हीट भी करनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको हीट किया तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये OH अपना वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेंगे। यही वाटर मॉलिक्यूल इसलिए एलिमिनेट होता है क्योंकि जहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड बनेगा ये इस एल्डिहाइड के साथ क्या रहेगा आपका, कॉन्जुगेशन में। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड, ये भी आएगा CH3 डबल बॉन्ड OH। तो देखिए, जो मैं कॉन्जुगेशन की बात कर रही थी वो ये थी कि ये डबल बॉन्ड इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। इस वजह से आपकी यही एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, ये एल्कीन आपका फॉर्म नहीं होता। ओके,
अब देखिए आपका अगर ऑप्शंस की बात की जाए कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका ऑप्शन बी है वो आपके आंसर से मैच कर रहा है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये अराइज हुआ कि मैम अगर हमें कभी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करनी पड़ी तो क्या हम इतना बड़ा मैकेनिज्म चला करके देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर एग्जाम में इतना बड़ा मैकेनिज्म आपने चलाना शुरू कर दिया तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट? तो देखिए इसको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, एक ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए आपके दो मॉलिक्यूल्स थे, राइट? तो पहला जो मॉलिक्यूल है उसको मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड O। बिल्कुल ये आपका ये वाला एल्डिहाइड है जिसपे आपका कार्बन आयन ने अटैक किया। उसके बाद आप इस जो ये आपका डबल बॉन्ड O है इसके साइड में वो कार्बन लिखेंगे जहां पर आपकी जो कार्बन आयन है उसकी क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। बात समझे आप मेरी? देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिखती हूँ। ये आएगा इधर आपका सॉरी दोबारा गलती हो गई, एंड ये तो आपके H2 मॉलिक्यूल्स हो रहे क्योंकि ये भी तो CH3 है ना। आपको जिस कार्बन पे कार्बन आयन फॉर्म होगी वो कार्बन आप इसके बिल्कुल साइड में लिखेंगे, एंड देन वहां से डायरेक्ट अगर हीटिंग भी है तो यहाँ से निकाल दीजिए आप अपना वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हो तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए हमारा भी फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा ही बना है। तो देखिए पता चला ना, बिल्कुल डायरेक्ट तरीका बनाने का, कोई भी मैकेनिज्म चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। बस इतना ध्यान देना है कि कौन सी कार्बन आयन आपकी बन रही है और उस कार्बन आयन को आप दूसरे मॉलिक्यूल का जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है उसके पास में रखेंगे एंड इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आपका प्रोपेन 1 ओल है कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन। कह रहा है कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल को प्रिपेयर किया जा सकता है, तो इन चारों में से कौन सा रिएजेंट उसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है? तो प्रोपीन क्या होता है आपका? सिंपल है, प्रोपीन होता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन से आप बना क्या रहे हो? प्रोपेन 1 ओल, मतलब कि जो आपका फर्स्ट कार्बन है उस पे आपने एक अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप को क्या कर दिया? अटैच कर दिया। ये आपका बन गया प्रोपेन 1 ओल। अब इतना तो हमने देख लिया। इसके बाद आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि हमें पता है कि इस एल्कीन पे आपका एक H ग्रुप अटैच हुआ है और एक आपका OH, ये दो ग्रुप्स अटैच हुए हैं। तो आप ये देखिए कि जो ये दोनों ग्रुप्स अटैच हुए हैं ये मार्कोनिकोफ एडिशन से अटैच हुए हैं या फिर एंटी मार्कोनिकोफ से। तो देखिए अगर मैं मार्कोनिकोफ, मैं M से लिख रही हूँ मार्कोनिकोफ, अगर मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करते हैं तो क्या है? मार्कोनिकोफ कहता है कि जो आपका पॉजिटिव स्पीशीज है, मतलब कि जो आपका H पॉजिटिव है वो वहां पर जाकर के अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है आपके? ज्यादा है। तो इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा है तो मतलब यहाँ पर H आना चाहिए और यहाँ पर OH। बट अगर मैं अपना आंसर देखूं तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। मतलब क्वेश्चन में मार्कोनिकोफ रूल फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकोफ, मतलब कि मार्कोनिकोफ का बिल्कुल उल्टा जो रूल है वो हमने यूज किया है। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल सिर्फ एक ही रिएक्शन में यूज करते हैं हम, बाकी जितनी भी रिएक्शन है चाहे आपके सिंपल एसिडिक हाइड्रेशन हो या फिर आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो, हर एक केस में मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाता है। बट जो आपका ये हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है दैट इज B2H6 फॉलोड बाय H2O2, यही एक रिएक्शन है जहां पर आप एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हैं, राइट? यहाँ पर हमने क्या किया? एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन हमें डायरेक्ट इसी तरीके से पता चल गया, एक एक रिएक्शन को करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। क्योंकि देखिए इस रिएक्शन में तो वैसे भी आप एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन तो इसी कार्बन पे बनेगी आपकी, तो इस वजह से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो है ये भी आपका मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करती है, सेम नेक्स्ट केस भी। तो इस वजह से जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर। क्योंकि देखिए बहुत इजी बात है, ये याद रखना कि जो आपकी एल्कीन्स हैं उनमें एंटी मार्कोनिकोफ रूल सिर्फ हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है ये प्रोसीड करती है, बाकी सारी रिएक्शंस आपकी मार्कोनिकोफ रूल से प्रोसीड करती है। तो इतना तो आप याद रख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं और पूछा है कि इनमें से किसके सबसे ज़्यादा आइसोमर्स होंगे। तो चलिए सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, बट देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है आपका।
तो देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक प्लैटिनम मेटल है, 4 अमोनिया लिगेंड्स हैं और 2 क्लोरीन लिगेंड्स हैं। अगर मैं इसके आइसोमर्स की बात करूं तो इस कंपाउंड में जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक आपका सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं ट्रांस की बात कर लूँ यहाँ पे, तो ये आपका प्लैटिनम है, 2 क्लोरीन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पे हैं, और बाकी की जो 4 अमोनिया लिगेंड्स हैं वो आपकी एक प्लेन में प्रेजेंट है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, आपका एक ट्रांस आइसोमर हो गया। अब पॉइंट ये आता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है? अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो एक ही आइसोमर बनेगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो 2 बन जाएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये जो आपका कंपाउंड है, अगर देखिए इसमें यही प्लेन मैं पास कर दूं आपका, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये आपका क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो जब ये प्लेन आप यहाँ पर पास कर दोगे तो आपने देखा कि ये कंपाउंड तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। या फिर इस चीज को आप थोड़ा इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाती हूँ, ठीक है, ये हो गई आपकी इस टाइप से एक क्यूब की फॉर्मेशन। ये आपकी एक क्यूब बनी। अब जो ये क्यूब है, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा आप, एक आपकी ये एक्सिस है, बिल्कुल मतलब इन 2 फेसेस को टच करते हुए एक लाइन आ रही है, एक आपकी लाइन इन 2 फेसेस को टच करते हुए आ रही है। इसके बाद जो आपका एक और जो सेंटर बचता है वो आपका कुछ इस टाइप से बचता है, मतलब मैंने इसको इस टाइप से निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए अगर मैं इन 2 बॉन्ड्स जो हैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बनाऊं तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो 4 बॉन्ड्स हैं आपके, ये क्या है, आपके सेम प्लेन में, ये क्या है, आपके बिल्कुल सेम प्लेन में है, और ये दोनों क्या है, इनके परपेंडिकुलर है, मतलब अबव और बिलो द प्लेन है। अब जो ये आपकी चारों अमोनिया लिगेंड्स थी वो आपके इस प्लेन में प्रेजेंट थी, और ऊपर एक क्लोरीन था और नीचे एक क्लोरीन था। तो ये जो आपका प्लेन यहाँ पे नजर आ रहा है, इस तरीके से यहाँ से एक प्लेन हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ये इन चारों ही अमोनिया लिगेंड्स और मेटल को कट करते हुए निकल जाएगा, और क्लोरीन जो है आपकी दोनों एक दूसरे का क्या बन जाएंगी, मिरर इमेज, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगी। तो यहाँ पर तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब वो तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और अगर इसी कंपाउंड की अब सिस फॉर्म की बात की जाए तो देखिए सिस फॉर्म आपकी कुछ इस टाइप से आ जाएगी। ये प्लैटिनम है, दोनों क्लोरीन अगर आपके सेम साइड आ गए तो ये सिस, एंड ये आ जाएंगे आपकी यहाँ पे 2 अमोनिया, और बाकी की जो 2 अमोनिया है वो चली जाएंगी आपकी ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको पता है कि आपको प्लेन कहाँ से पास करना है। ये जो चारों कंपाउंड्स हैं, जो ये मेटल है, स्क्वायर प्लेनर, यहाँ से प्लेन पास कर दो, अमोनिया एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनेगा। तो मतलब इस कंपाउंड में कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन रहा, सिर्फ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, सिस एंड ट्रांस। तो इसके तो टोटल आइसोमर्स आपके 2 बन गए। चलिए इसके बाद बात करेंगे बी को, मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगी, पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे जो आपका कंपाउंड क्या है, सी, ठीक है। तो अगर आपने सी कंपाउंड की बात की तो यहाँ पे बात किया इसने ईएन लीगेंड की, और ईएन लीगेंड क्या होते हैं, आपकी इथाइलिन डायामीन, मतलब ये, ठीक है। बाइडेंटेट लीगेंड होती है, दोनों नाइट्रोजन इस तरीके से जाकर के अपना मेटल से क्या कर लेते हैं, बाइंडिंग करते हैं। देखिए जो लीगेंड है ये आपकी क्या है, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल लीगेंड है, ठीक है। तो जब ये लीगेंड अपना कंपाउंड बनाएगी तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से आपका जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये हो गई आपकी एक लीगेंड, ठीक है। तो एक आपका जो ईएन लीगेंड है वो यहाँ से अटैच हो जाएगा, एक ईएन लीगेंड आपका ऐसे अटैच होगा, और एक ईएन लीगेंड ये आपका अटैच कर गया, ठीक है। अब देखिए इस कंपाउंड में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस या ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर तरफ से जो आपका बाइंडिंग एटम है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन ही है, राइट। अभी मैंने लिगेंड को बताया दोनों ही तरफ से ही आपका नाइट्रोजन जो एटम है वो क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे सिस या ट्रांस की मैं बात कर ही नहीं सकती। और इस कंपाउंड में अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने लगे तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए अगर मैं इसको 3D में आपको रिप्रेजेंट कराकर दिखाऊं तो आपकी जो एक रिंग है वो आपकी कुछ इस टाइप से बनेगी, राइट। इस टाइप से एक रिंग बनेगी, देन आपकी जो नेक्स्ट रिंग है वो इधर बन जाएगी, एंड नेक्स्ट रिंग आपकी इधर बनेगी। ये आपकी 3 रिंग्स बनी। अब देखिए क्या ये तीनों रिंग्स जो बनी हैं आपकी, क्या ये सेम प्लेन में है?
बताइए मुझे, बिल्कुल भी सेम प्लेन में नहीं लग रही है आपको। देखिए, अगर मैं इस वाली रिंग की बात करूं, ठीक है, क्या कर रही हूं मैं, सबसे पहले इस रिंग को कंसिडर कर रही हूँ। तो मान लिया कि ये आपकी एक्स एक्सिस थी एंड ये आपकी क्या थी, वाई एक्सिस। तो ये रिंग है आपकी एक्स वाई प्लेन में एंड ये है आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये है आपकी एक्स वाई प्लेन में। इस रिंग को देखिए, ये जेड एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये है आपकी वाई जेड प्लेन में। और अगर इस रिंग को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है एक्स और ये जेड, तो ये है आपकी एक्स जेड प्लेन में। देखिए तीनों ही रिंग का जो आपका प्लेन है वो क्या है, आपका डिफरेंट है। तो इस रिंग को या फिर इस कंपाउंड को अगर मैं कहूँ तो यहाँ से कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको, आप इसको नहीं कट कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैम आप जो ये रिंग और ये एटम जो है ना, ये एक प्लेन में, आप इनको ऐसे कट कर दीजिए, मतलब कि ये वाला जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन में आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में आप कट कर देंगे, बट जो ये दो रिंग्स बची है एक दूसरे का रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं बनती हैं। ये एक्स जेड प्लेन है और ये आपका वाई जेड प्लेन है, तो ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड में आपका ना ही कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है एंड ना ही यहाँ पे कोई आपका प्लेन मतलब ये कंपाउंड क्या है, सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, जो कि क्या होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसके दो फॉर्म्स बनेंगे डी एंड एल। तो इसमें भी टोटल आपके दो आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद आता है आपका डी ऑप्शन। तो देखिए ये है प्लैटिनम, दो अमोनिया और दो क्लोरीन लिगेंड्स के साथ। तो यहाँ तो सिंपली पता चल रहा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात नहीं करते, क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और ये कंपाउंड आपका सिस और ट्रांस, जो दो आइसोमर्स हैं वो यहाँ पे आपके फॉर्म होंगे। देखिए ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर एंड अगर इसके सिस आइसोमर की बात की जाए तो दोनों ही अमोनिया आपकी क्या आ जाएंगी, सेम साइड, और ये आ जाएंगे आपके क्लोरीन। तो ये हो गया आपका ट्रांस ये सिस आइसोमर, तो मतलब इसमें भी आपके दो ही आइसोमर बने। तो देखिए अब तक हमने तीन ऑप्शंस चेक किए, तीनों ही ऑप्शंस में क्या है, आपके इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स की फॉर्मेशन हुई है। तो जिस बच्चे को अगर बी कंपाउंड या फिर इस लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी है, तो आप इन तीन को अगर कैंसिल कर लेते हो तो आपने बी आंसर तो वैसे ही टिक कर देना है। अब बी आंसर क्यों है, चलिए उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले अगर इस लिगेंड की बात की जाए GLY, तो देखिए यहाँ पे आपको जो लिगेंड्स का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, जो स्टैंडर्ड लिगेंड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये है आपकी GLY, दैट इज ग्लाइसिनेटो लिगेंड, जो कि आपका जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है उसी से फॉर्म होती है। तो आप इसको लिखते हैं CH2, देन आपका इधर आएगा NH2 एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो आपकी जो लिगेंड की बाइंडिंग साइट है वो एक है आपका नाइट्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन, बस यहीं पर डिफरेंस आ गया। देखिए वैसे तो EN भी आपकी एक बायडेंटेट लिगेंड थी, ग्लाइसिनेटो भी आपकी एक बायडेंटेट लिगेंड है, बट EN में जो दोनों आपकी बाइंडिंग साइट्स थी वो क्या थी, आपकी नाइट्रोजन थी। क्या थी, आपकी नाइट्रोजन। बट इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट एक क्या है, आपका नाइट्रोजन एटम है एंड दूसरा क्या है, आपका COO नेगेटिव। तो अब देखिए जो आपके दो कंपाउंड्स बनेंगे वो किस टाइप से बन सकते हैं। तो आपका यहाँ पे मेटल क्या है, प्लैटिनम। तो ये हमने बोला कि आपका प्लैटिनम मेटल है, मैं 2D में ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो आपकी रिंग्स हैं इनको, ठीक है। अब इस लिगेंड से मान लीजिए आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन है NH2 ये बाइंड हुआ, देन आएगा आपका यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर आपका ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इससे बाइंड करेगा। तो एक जो आपकी लिगेंड है वो कुछ इस टाइप से बनी। दूसरी जब लिगेंड बाइंड करने जाएगी तो हमने बोला यहाँ पर है आपका NH2, देन इधर आएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन ऑक्सीजन, ठीक है। देन यहाँ पर आ रहा है आपका NH2, ये आ गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन ऑक्सीजन। एक जो कंपाउंड है वो तो आपका कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा। देखिए इस कंपाउंड में देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे जो आपका हर एक नाइट्रोजन एटम है इसके अपोजिट में क्या है, आपका ऑक्सीजन एटम आया है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के अपोजिट में भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अपोजिट में ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के अपोजिट में नाइट्रोजन, तीनों इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना है। एंड एक कॉम्बिनेशन आपका और जो पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल है, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए हम। तो यहाँ पे जो आपका है ये आ गया आपका NH2, देन आएगा आपका CH2 ग्रुप, CO ग्रुप एंड O नेगेटिव, ये आपका आ गया।
इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के अपोजिट में ऑक्सीजन रखा था, अब मैं बोल रही हूँ कि जो आपका नाइट्रोजन है उसके अपोजिट में मैंने सिर्फ क्या रखना है, नाइट्रोजन ही रखना है। तो इस टाइप से इस कंपाउंड में आपके जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलत रिंग बना दी है आपकी। हाँ, तो ये इस तरफ से कनेक्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन। देन यहाँ पे जो आपका बाइंड करेगा ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अपोजिट में नाइट्रोजन लिया है, ऑक्सीजन के अपोजिट में ऑक्सीजन ले रही हूँ, एंड ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो ये जो दो कंपाउंड्स बने हैं ये क्या है, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस एंड ट्रांस। अब आप देखिए ये जो दोनों कंपाउंड्स बने हैं, जब भी किसी कंपाउंड में आपकी 3 रिंग्स बन रही हो तो हमेशा याद रखना कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये कंपाउंड ऑलवेज आपका क्या रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि इस कंपाउंड में आपके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव थे, तो टोटल तो आपके 4 आइसोमर्स बन गए ना। मतलब इसकी भी एक मिरर इमेज बनेगी D और L, इसकी भी एक मिरर इमेज बनेगी D एंड L, राइट। तो इस वजह से इस कंपाउंड के टोटल आपके कितने बने, 4 आइसोमर्स, और बाकी जो हमारे ऑप्शंस थे उनमें सिर्फ ही 2 आइसोमर्स बन रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी बाइडेंटेट लिगेंड हो और उसमें बाइंडिंग एटम्स दो डिफरेंट हों तो वहां पर आपके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, सिस एंड ट्रांस, एंड क्योंकि उनमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं, मतलब सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते, क्योंकि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, तो टोटल उनके 4 आइसोमर्स बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपने इनडायरेक्टली भी निकाल ही लिया होगा कि आंसर बी आना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है और उसका रीजन यहाँ पे बता दिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए क्या कह रहा है कि जो आपका SOCl2 है, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई वाटर के साथ रिएक्शन, तो आपके दो कंपाउंड्स X और Y बने। उसके बाद बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है। एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि अगर आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे ये नहीं पता चला तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। बट चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो जो ये रिएक्शन है अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये है आपका SOCl2, देन उसकी हाइड्रोलिसिस, तो ये बनेगा आपका SO2 गैस प्लस HCl। ठीक है, ये तो बने आपके प्रोडक्ट्स। चलिए अब एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं एंड देन देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ गैस। कह रहे कि यहाँ पे आपका जो एक प्रोडक्ट है वो गैस है जिसकी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे जो SO2 है क्या इसकी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। देखिए HCl की तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है हमारा एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसकी तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। SO2 की अगर हाइब्रिडाइजेशन की ही बात की जाए तो देखिए सल्फर, देन जो आपका सल्फर होता है अगर इसका एटॉमिक नंबर, चलिए एटॉमिक नंबर भी नहीं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, आपका आता है 3s2 एंड देन 3p4, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये कंपाउंड क्या करता है, मैं इसको वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगा। तो अब ये क्या कंपाउंड क्या करता है, इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, राइट। तो देखिए ये है आपका 3s ऑर्बिटल पेयर्ड है एंड ये है आपका यहाँ पे 3p ऑर्बिटल, और उसके बाद क्या आता है आपका 3d। ठीक है, अब क्योंकि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाने हैं तो ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो सल्फर से हमेशा, मतलब सल्फर से क्या मोस्टली सभी कंपाउंड से डबल बॉन्ड O से अटैच होता है, जिससे उसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। तो अब ऑक्सीजन को अगर बॉन्डिंग करनी है तो क्या करेंगे, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्साइट होकर के जाएगा। तो आपका जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो ये आ जाएगा आपका 3s, ये इसका ऑर्बिटल, देन ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, यहाँ से एक्साइट होकर के d में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर गया, यहाँ पे एक्साइट कर गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, राइट, पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बट हमें पता है कि जब हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में जो
ऑर्बिटल्स आपके पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनको हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं सिर्फ आपके ये, मतलब एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल्स। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी sp2। अगर आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इसे कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। लाइक अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 6 प्लस, मोनोवेलेंट यहाँ पर कोई भी नहीं है 0, कोई भी चार्ज भी नहीं है 0, तो डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया। और 3 स्टेरिक नंबर किसके लिए होता है sp2, हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही तो होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो देखिए जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड करनी थी, तो चलिए ये तो इनकरेक्ट हो गई। उसके बाद कह रहा है बोथ द प्रोडक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट नहीं है। नो डाउट HCl जो है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर SO2 की बजाय आपका SO3 ऑक्साइड बनता, देन जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड दे देता। बट यहाँ पे SO2 जो है ये आपका सल्फ्यूरस एसिड देगा, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी गलत। चलिए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। उसके बाद है इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है जहाँ पे एक पी पाई डी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं इसमें सल्फर में, तो यहाँ पे सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है 3 पाई, और इसके लिए आपका 3d। और ऑक्सीजन तो हमेशा अपने p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब यहाँ पे 3p 2p का पाई बॉन्ड बनेगा, एंड यहाँ पे आपका 3d 2p से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो बिल्कुल सही कहा, एक आपका p पाई d पाई बॉन्ड बन रहा है जो कि आपका ये वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है एंड सल्फर का क्या है आपका d ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो इन्होंने बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जब आप उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें व्हाइट फ्यूम्स देता है, ठीक है। तो देखिए HCl जो है आपका, HCl जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, और इसी की क्या आती है आपके पास व्हाइट फ्यूम्स। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हुई, यहाँ पर भी आपके पास व्हाइट फ्यूम्स आ रहे हैं जब HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी फर्स्ट और सेकंड, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करनी थी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से वो होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इन चार पॉलीमर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करेगा। देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, जहाँ पर आपका कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल एज अ साइड प्रोडक्ट जब निकलता है तो उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर जैसे कि वो आपका H2O वाटर हो गया, मोस्टली हमारा वाटर ही निकलता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले सभी के मोनोमर्स देखेंगे। अगर टैफ्लॉन की बात करूं तो जो टैफ्लॉन है इसका मोनोमर होता है आपका CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ये अपना जब मोनोमर बनाएगा तो पॉलीमर जब बनाएगा, ये तो मोनोमर यूनिट है, तो जो ये डबल बॉन्ड है ये आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी मोनोमर यूनिट बनती है, बार बार ये H2 आ जा रहा है यहाँ पे, ये है आपका CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। ये यूनिट आपके क्या आती है यहाँ पे n टाइम्स, जब ये n मोनोमर्स यूनिट आपकी रिएक्ट करती हैं तो ये पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि कोई भी आपका एज अ साइड प्रोडक्ट कोई भी मॉलिक्यूल नहीं निकला है। ये सिंपल आपकी एक एडिशन रिएक्शन है जो कि आपकी कुछ, जैसे ये 2 कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन आपका ये है, तो किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके इन दोनों के बीच में बाइंडिंग कर रहा है, देन ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट पे शिफ्ट होके नेक्स्ट मॉलिक्यूल को इनके साथ बाइंड करेगा। तो इस टाइप से आपके एन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पोलीस्टायरीन। तो स्टायरीन जो है ये होता है आपका, ये आपकी होती है एक बेंजीन रिंग, एंड इस रिंग से अटैच्ड होता है आपका CH डबल बॉन्ड CH2, या सिंपली आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं PH CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये यूनिट आपकी n टाइम्स है तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ तो आपका एडिशन पॉलीमर ही होगा जब भी एल्कीन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा दैट इज जब पॉलीमर आपका बन जाएगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये आएगा सिंगल बॉन्ड,
ये CH2H यहाँ पर है आपकी एक फिनाइल रिंग, और ये आपका क्या आएगा, N टाइम्स ये आपकी रिपीट होने वाली है। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका पॉलीस्टाइरीन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ भी एडिशन रिएक्शन है, ये भी आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है PVC, इसका जो मोनोमर यूनिट है वो होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब CH2CHCl। सेम डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी एडिशन पॉलीमर ही होगा, एंड इसका पॉलीमर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl N टाइम्स। तो ये क्या हो गया आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर। ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके एडिशन पॉलीमर के थे। लास्ट में आपका आता है डैक्रोन। डैक्रोन या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो आप इसको टैरिलीन भी दे सकते हैं। इनके जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्पेथैलिक एसिड होता है, दैट इज CH2CH2OH। ये तो आ गया आपका अल्कोहल, प्लस मैंने बोला टर्पेथैलिक एसिड, मतलब ये आपकी एक बेंजीन रिंग होती है, इसके पैरा पोजीशन पे आपका COOH ग्रुप अटैच्ड होता है। अब यहाँ से निकलेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो ये OH और ये H अपना वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो उसके बाद आपका पॉलीमर बनता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। तो ये आपकी क्या होगी, एक कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए अगर मैं पॉलीमर की फॉर्मेशन करूँ तो ये होगी आपकी बेंजीन रिंग, ये आएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन रहा है C डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद है आपके 2 CH2 ग्रुप्स, ओके, उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका O। तो ये जो यूनिट है ये आपकी जब N टाइम्स रिपीट होती है तो ये क्या बनाती है, आपका डैक्रोन पॉलीमर। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ से आपका जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो रहा है। तो जो आपका D ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए जितने भी आपने प्रोडक्ट्स देखे, आपको प्रोडक्ट में एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे कि जो आपका फ्लोरीन है वो क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हुआ। बट हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स है, मतलब ये सब्सटीट्यूट हुआ, मतलब कि यहाँ पे आपकी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हुई है। बट हमने तो एक चीज़ पढ़ी थी कि जो एरोमेटिक रिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रेजोनेंस होता है और यहाँ पे हमें भी पता है कि जो आपका फ्लोरीन प्रेजेंट है इस बेंजीन रिंग पर, इस टाइप से फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर भी होते हैं, तो ये लोन पेयर क्या है, आपके बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। तो यहाँ पर आपका एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, न्यूक्लियोफाइल आकर के इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो हमारे 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर आपका फ्लोरीन सब्सटीट्यूट हुआ है। बट उसके बाद ही हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि अगर आपके इस बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बॉन्ड आपका क्या पड़ जाएगा, वीक। जब ये बॉन्ड वीक पड़ जाएगा तो जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि -I इफेक्ट लगा रहा है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, नो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें 2 NO2 ग्रुप्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपना -I इफेक्ट भी लगाएंगे, -M इफेक्ट भी लगाएंगे। तो इस वजह से ये बॉन्ड आपका क्या पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है। एंड तो यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियोफाइल है ये है आपका CH3S नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो ये क्या है, आपका एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि यहाँ पे अटैक करेगा। तो एक तो ये इस फ्लोरीन को सब्सटीट्यूट करेगा, बट क्वेश्चन में देखिए हमें 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं। दूसरा जो ये आपका CH2Br है इसको सब्सटीट्यूट करेगा। इसको सब्सटीट्यूट करना इसके लिए ईजी भी है। क्यों ईजी है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई डबल बॉन्ड है, ना ही किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो जो अल्काइल जो हैलाइड्स हैं वो तो हमारे नॉर्मली वैसे भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो ही करते हैं। तो एक तो इस Br ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर रहा है और एक फ्लोरीन ग्रुप को सब्सटीट्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पे होगी आपकी, जब फ्लोरीन को सब्सटीट्यूट करेगा तो ये होगी आपकी एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और जब Br को सब्सटीट्यूट करेगा तो ये होगा आपका SN2 रिएक्शन, ठीक है।
तो ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट किया है? तो अगर ऑप्शन ए में देखूँ तो ब्रोमीन एसिटीज है, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में है आपका फ्लोरीन एसिटीज, ये भी आंसर नहीं है। डी तो नन ऑफ दीज ही है। तो बी ऑप्शन देखिए, फ्लोरीन भी सब्स्टिट्यूटेड है, ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चले, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कितने कंपाउंड्स हैं आपके जो एनालीन से कम बेसिक हैं। मतलब कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लेस बेसिक देन एनालीन। तो अगर सबसे पहले मैं एनालीन को ही डिस्कस करूँ तो देखिए ये होती है आपकी एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर होता है आपका नाइट्रोजन, और ये जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स हैं ये आपके होते हैं कॉन्जुगेशन में। तो मतलब कि एनालीन के जो लॉन पेयर्स हैं वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वो तो आपका क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स एनालीन आपका कोई बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होता। अब हमें देखना है कि एनालीन से भी कम बेसिक कौन है, मतलब जो इससे भी गया गुजरा हो, कि जो इलेक्ट्रॉन अपने दे ही ना पा रहा हो। तो देखिए सबसे पहले कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका NH2 एनालीन, ठीक है। बट उस पर एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट, और आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो बेसिसिटी है ये आपकी बेसिसिटी कब इंक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके +I +M या फिर +H, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पे। बट यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तो क्या करेगा, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा। और हमें वही तो देखना है कि कौन एनालीन से कम बेसिक है। तो एक ऑप्शन तो ये बिल्कुल करेक्ट है मेरा। देन उसके बाद मूव करते हैं हमारे सेकंड कंपाउंड पे। तो देखिए जो आपका सेकंड कंपाउंड है ये भी आपका एनालीन से कम बेसिक है। अब आप लोग कहेंगे मैम ये एनालीन से कम बेसिक क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कहेंगे मैम नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में दे रहा है, नो डाउट, बट यहाँ पर दो दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, वो अपना +I इफेक्ट लगाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपने एक ऑर्थो इफेक्ट नाम की चीज पढ़ी होगी। जो ऑर्थो इफेक्ट है ये एसिडिटी को इंक्रीज करता है बट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। होता क्या है कि जो ये आपका एनालीन है, देखिए ये है आपका एनालीन NH2 ग्रुप, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके दो दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट जो है वो इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जब ये H पॉजिटिव से प्रोटोनेट हो गया, राइट, क्योंकि हम जो इनके कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं। तो जब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा तो ये H3 बन जाएगा और ये आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि जो दो दो CH3 मतलब कि आपके जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बल्कि ग्रुप्स इस नाइट्रोजन को बेंजीन से स्टेबलाइज्ड नहीं होने देंगे। मतलब बेंजीन इसके साथ कॉन्जुगेशन शो नहीं कर पाएगी, इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी। जब बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी मतलब जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड बना है ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा। और स्टेबलाइज ना हो पाने का मतलब क्या हो गया, वो आपका लेस बेसिक है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो आपका सेकंड कंपाउंड है ये भी क्या हो गया, एनालीन से कम बेसिक। तो ये भी हमारा एक ऑप्शन होगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 3 पे। अब ऑप्शन 3 को कैसे समझें, देखिए क्योंकि यहाँ भी लॉन पेयर क्या था कॉन्जुगेशन में, और जो ये आपका पायरोल रिंग है यहाँ भी लॉन पेयर क्या है आपका इसमें कॉन्जुगेशन में है। देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा बनाऊं इस तरीके से, ये लॉन पेयर है, ये आपके डबल बॉन्ड्स है। तो ये लॉन पेयर क्या है, इधर कॉन्जुगेशन में है इस तरीके से। अब क्या समझें, वो लॉन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है, ये लॉन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है, दोनों नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी सेम है। मतलब अगर पायरिडीन का केस होता तो चलो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते, बट यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सोचने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये है कि अगर आप अपनी जो एनालीन की स्ट्रक्चर है उसको देखें तो सिर्फ आप इस बेंजीन रिंग को देखिए। आपकी बेंजीन रिंग प्लेनर है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन है कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। NH2 ग्रुप को भूल जाएं तब भी इसमें क्या है, अपना कॉन्जुगेशन भी है। और ये आपकी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो भी कर रही है, क्योंकि इसमें क्या है आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब बेंजीन रिंग आपकी एरोमेटिक है, बट NH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये अपनी एरोमेटिसिटी क्या करेगी, लूज कर देगी। मतलब ये कम स्टेबलाइज्ड हो रही है, ठीक है। जबकि जो आपकी पायरोल रिंग है तो मतलब वो कम स्टेबलाइज्ड हो रही है, तो वो क्या करेगी, वो NH2 से इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा सा कम प्रेफर करेगी, क्योंकि हर कोई क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। लाइक अगर आपकी ही बात करें, आप अपने जॉब चाहते हैं, जॉब क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए।
तो सेम एनिलीन की बात है कि भाई एनिलीन को भी स्टेबलाइज्ड होना है। जब वो NH2 से इलेक्ट्रॉन ले रही है तो वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर रही है, मतलब वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर रही है। बट अगर मैं पायरोल में बात करूं तो देखिए पायरोल में ये भी आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और 2 ये हैं। मतलब जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी तब इस पायरोल रिंग के पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद ये कंपाउंड क्या बन रहा है, आपका एरोमेटिक बन रहा है। उसी के बाद इसमें कॉन्जुगेशन आ रही है एंड उसी के बाद ये कंपाउंड भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, वरना ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, राइट। तो मतलब ये जो लॉन पेयर प्रेजेंट है ये इस कंपाउंड को एरोमेटिक बना रहा है, मतलब कि क्या बना रहा है, स्टेबल। स्टेबिलिटी ही तो इसको चाहिए। तो ये पायरोल चाहेगा कि जो ये लॉन पेयर है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में ही रहे, और अगर लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड रहेगा तो ये लॉन पेयर अपना डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब ये अपना बेसिक करेक्टर इजीली शो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो भी एनिलीन से कम बेसिक है, क्योंकि इसका लॉन पेयर तो कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि कंपाउंड आपका स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो 3 कंपाउंड मिल चुके हैं हमें जो कि एनिलीन से कम बेसिक है। नेक्स्ट है आपका अमोनिया। तो देखिए अमोनिया तो हर हाल में आपका एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर एज इट इज़ प्रेजेंट है, कहीं कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व्ड नहीं है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन 5th, तो ये है आपका डबल बॉन्ड NH एंड दिस NH2। तो देखिए ये इधर मूव करेगा और ये इधर, तो इस नाइट्रोजन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लोन पेयर तो था ही था, तो इस वजह से ये भी आपका क्या होता है, एनालीन से ज़्यादा बेसिक होता है। एंड उसके बाद जो आपका लास्ट कंपाउंड है ये देखिए, ये है आपकी एक इस टाइप से बेंजीन रिंग, ठीक है। सॉरी डबल बॉन्ड ये गलत बना दिया हमने। ये जो बॉन्ड है ये आपका यहाँ पर आएगा एंड उसके बाद है आपका NH C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखिए इस नाइट्रोजन पे आपके लोन पेयर्स हैं। अब ये जो लोन पेयर हैं ये आपके क्रॉस कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। कैसे, ये लोन पेयर इधर आपका बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में है और सेम यही लोन पेयर आपका इधर CO के साथ भी रेजोनेंस में। मतलब ये डबल डबल रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर सकता है एंड आपका इस साइड भी रेजोनेंस कर सकता है। तो इसके लोन पेयर एनिलीन के कंपैरिजन में ज़्यादा बिजी है, मतलब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। H पॉजिटिव आयन का अटैक और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया आपका, एनिलीन से कम बेसिक। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका करेक्ट, एनिलीन से कम बेसिक है। तो देखिए कितने कंपाउंड हैं जो आपके एनिलीन से कम बेसिक है, अगर हम गिने तो 1 2 3 4 टोटल आपके 4 कंपाउंड है जो कि एनिलीन से लेस बेसिक हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।